हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने जो प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के अनुसार जो राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल को विभाजित किया किया गया था चार भागों में, उसमें पहला था पश्चिमी थार मरुस्थल प्रदेश, जिसको हमने हर पॉइंट को कवर करते हुए कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पश्चिमी थार मरुस्थल प्रदेश जिसको हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं जो सेकंड पार्ट है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ओके, तो पेशेंस बनाए रखना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश को एक बार देखते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। ये जो हम रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, ठीक है, इस लाइन के अंदर अंदर जो भाग है, जितने भी जिले आ रहे हैं, ये सारे राजस्थान में वो क्षेत्र हैं जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये देखो, यहाँ जो दिल्ली है, रायसीना हिल्स, यहाँ से शुरुआत है। ठीक है, और ये इधर आते हुए यहाँ पर भोराट के पठार में अंतिम अंतिम जो है राजस्थान में, भोराट के पठार तक है। ठीक है, तो ये राजस्थान में अरावली का विस्तार हो गया। ठीक है, ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं इस क्षेत्र में। ओके, तो अब देखते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है। ये देखो, मैप पे भी दिखा रखा है इस चीज़ को, ये रहा GBF। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये है क्या। देखो, ये जो हरे कलर की लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन है ये। ठीक है, तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। यह विंध्याचल व अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित एक भ्रंश कगार है। मतलब जो विंध्याचल जो MP में भी है, ठीक है, फैली हुई है MP तक, उसके और अरावली पर्वतमालाओं के बीच में एक भ्रंश यानी कि एक फॉल्ट है, गैप। ओके, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में विस्तृत है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान में कौन कौन से जिलों में विस्तार है, तो हो जाएगा चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, इसके अंतर्गत मेसा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में है, मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, सतूर बूंदी में है, रणथंबोर माधोपुर व मासलपुर में इसकी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से 3-4 पॉइंट बनेंगे, आप इनको कवर कर लेना ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से संबंधित। ओके, तो चलते हैं आज के हम टॉपिक पे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, इसकी उत्पत्ति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। पहले उत्पत्ति की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग यानी कि लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसको हम बाद में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक वलित पर्वतमाला है तथा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। वलित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इधर बालू का रेत पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी, बालू का ढेर है, छोटा फैली हुई है बालू, और इधर भी बालू फैली हुई है। ठीक है, तो हम जैसे दोनों हाथों से इकट्ठा करें बालू को, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से बालू को लाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर होती जाएगी। आप ट्राई करके देखना, दोनों तरफ से मिट्टी को हाथों से ना इकट्ठा करने की कोशिश करना, तो ये बीच में से कुछ इस तरीके से इकट्ठा होती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं वलित पर्वत माला। ओके, तो कुछ इसी तरीके से अरावली का निर्माण हुआ है। ठीक है, अरावली का जनक मतलब अरावली स्टार्ट कहाँ से हुई थी बनना, तो अरब सागर में, क्योंकि उद्गम अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप हैं। देखो, अरावली का जनक जो है वो अरब सागर को कहा गया है। कहा क्यों गया है, क्योंकि इसका जो उद्गम है वो अरब सागर के जो लक्षद्वीप है ना, ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप से इसका उद्गम है। ओके, अरब सागर के अंदर, इसलिए अरावली का जनक कहा गया है किसको, अरब सागर को। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में ये अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल पर्वतमालाओं के रूप में है। मतलब ये घिसती है धीरे धीरे, हवाओं से हो गई, पानी से हो गई, बहुत सारे प्राकृतिक कारण जिनके कारण ये घिसती है, तो इसको हम अवशिष्ट पर्वतमालाओं के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, इसको यानी कि अरावली पर्वतमाला को भारत का अपलेशियन भी कहते हैं। अब भारत का अपलेशियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी हम तुलना किससे कर रहे हैं, अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से। क्योंकि जो कंडीशन अरावली पर्वतमाला की है, सेम लगभग वही कंडीशन अमेरिका में अपलेशियन पर्वत की भी है, क्योंकि वो भी वलित पर्वत है। ठीक है, और अवशिष्ट के अंदर ही आते हैं।
तो हम अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से इसकी तुलना करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, भारत का अपलेशियन। ओके, राजस्थान में इसकी ग्लोबीय स्थिति क्या है, मतलब कितने डिग्री नॉर्थ है और कितने डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कि 23 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 28 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, तथा 72 डिग्री 10 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना कि राजस्थान में स्थिति क्या है नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, राज्य में 9.3% लगभग 9% भाग पर स्थित है तथा राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। ये जो क्षेत्र है अरावली पर्वत राजस्थान के अंदर, जो कुल अरावली पर्वत है दिल्ली से और इधर गुजरात लक्षद्वीप तक, ठीक है, भारत के अंदर जो टोटल लंबाई है उसकी 9.3% तो राजस्थान में है। ठीक है, और जो राजस्थान की टोटल जनसंख्या है उसका 10% अरावली वाले क्षेत्र के अंदर निवास करती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। अगर आपको 9% भी आ जाए तो आप 9% भी ऑप्शन में लगा देना, लेकिन अगर दोनों ही आ जाए तो पहले हम 9.3 को लगाएंगे। ओके, राज्य में अरावली की दिशा का विस्तार क्या है, मतलब राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर इसका विस्तार है। तो देखो, राजस्थान में एक कर्णवत रूप यानी कि चाप कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से, कहने का मतलब ये है कि या तो इस तरीके से या इस तरीके से, ये चाप होता है ना जो मैथ के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कर्णवत रूप यानी चाप के रूप में उत्तर पूर्व से, कहाँ से भी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि जैसे ये राजस्थान हो गया। ठीक है, तो इधर से उत्तर पूर्व से इधर की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये इस तरीके से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में दिल्ली से, इधर यहाँ पे दिल्ली था, मैंने बताया था रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन जिसपे स्थित है। ठीक है, दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक, मैंने बताया था ना यहाँ पर राजस्थान का जो भौराट का पठार भी है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, और दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, राज्य में 550 किलोमीटर है भाई, कुल लंबाई जो है इसकी अरावली की, उसकी 550 किलोमीटर तो राजस्थान के अंदर है। मतलब अरावली की जो लंबाई है कुल, उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान के अंदर है। कितनी, 550 किलोमीटर, जो कि प्रतिशत के अंदर कितना है, 79 पॉइंट, कितना है भाई, 79.47%। ओके, ये बात समझ में आ गई, 79.47%। ठीक है, खेतड़ी संघाना से शुरू होती है राजस्थान में। ये अब जो राजस्थान को मैप देखा था ना हमने, यहाँ से खेतड़ी संघाना नाम के क्षेत्र से खेड़ ब्रह्मा गुजरात में, इधर खेड़ ब्रह्मा है और इधर हो गया खेतड़ी संघाना। तो खेतड़ी संघाना से शुरू होकर खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा तक इसका विस्तार है, जो कि कुल कितनी लंबाई हो गई, 550 किलोमीटर। ओके, दक्षिण पश्चिम भाग इसका चौड़ा है, यानी इधर की तरफ तो ये चौड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ऊंची भी ज़्यादा है। और उत्तर पूर्व की ओर इसकी धीरे धीरे चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कम होती जाती है। मतलब गुजरात की तरफ तो अगर देखें, राजस्थान का जो गुजरात की तरफ का हिस्सा है दक्षिण पश्चिम, उधर तो ये चौड़ा भी है अरावली पर्वत और ऊंचा भी है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर यानी दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो उधर इसकी चौड़ाई भी कम होती जाती है और ऊंचाई भी कम होती जाती है। ठीक है, स्वरूप देखें इसका तो अजमेर से सिरोही तथा गुजरात तक, राजस्थान में अजमेर से सिरोही तथा गुजरात तक तो इसकी जो स्वरूप है या फिर बनावट है, यूँ कहें तो वो है तानपुरे की भांति। अब तानपुरा क्या होता है कि जो हम सरस्वती माँ के पास देखते हैं ना वीणा, उसको हम तानपुरा बोलते हैं। जो ऊपर से तो पहले सकड़ी होती है, फिर अचानक ऐसे मोटी रहती है। ठीक है, तो कुछ इस कंडीशन में है इसका जो स्वरूप है। ठीक है, तो नीचे से तो चौड़ी है, ठीक है, और ऊपर से सकरी है। तानपुरा अर्थात ऊपर से सकरा व नीचे से चौड़ा। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है तथा मैक्सिमम कितनी है ऊंचाई गुरु शिखर की है, कितनी है, 1722 मीटर। ये बात समझ में आ गई, जो कि फीट के अंदर है 5650 फीट। ओके,
विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ कहाँ है? मुख्यतः 9 जिलों में, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तथा इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मतलब मुख्य रूप से जो विस्तार है वो तो 9 जिलों में हो गया, ठीक है। और इसकी जो शाखाएं फिर फैली हुई हैं, ठीक है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी हैं। ओके। जिला पुनर्गठन के बाद देखो इसका विस्तार किन किन जिलों में और हो गया। मतलब ये तो वैसी की वैसी ही थी, बट जब जिला, अभी जो नए जिले बने थे, तो वो और कौन से नए जिले हैं जिनके अंदर ये आती है? तो देखो, एक तो ब्यावर है, ठीक है, पूर्वी डीडवाना कुचामन हो गया, और उत्तर पूर्वी दूदू हो गया, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड तथा खैरतल तिजारा में भी अब इसका विस्तार है। ओके। अरावली की स्थलाकृतियों की बात करें तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली की श्रेणियां प्री कैम्ब्रियन शैलों से संबंधित, जो कि दहली क्रम व अरावली क्रम में वर्णित हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे के ऐसे लिख लेना। इसको जब हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे दहली क्रम और अरावली क्रम ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखना कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली श्रेणियाँ प्री कैम्ब्रियन शैलों से संबंधित है, जो दहली क्रम व अरावली क्रम में वर्णित है। ओके। देखो, अरावली का जो अधिकांश भाग है ना, वो उत्तर में दिल्ली से, ठीक है, और दक्षिण में अंतालिया तक है। मतलब अरावली का जो मुख्य भाग है अधिकांश, ठीक है, वो उत्तर में तो दिल्ली से और दक्षिण में अंतालिया तक है। ओके। तो और इसका जो स्थिति है वो कितनी है? 25 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ से 73 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। मतलब ये जो हमने ग्लोबी स्थिति देखी है ना, 25 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ से 73 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये अरावली का मुख्य ग्लोबीय स्थिति है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। दहली क्रम की शैलों तथा अंतालिया से दक्षिण की ओर अरावली क्रम की शैलों से युक्त है। देखो, इसको ध्यान से समझो। अभी हमने देखा था दहली क्रम और अरावली क्रम। तो दहली क्रम की जो शैल है, ठीक है, उसमें तो कहाँ से कहाँ तक आती है अरावली? उत्तर में दक्षिण से, सॉरी, उत्तर में दिल्ली से शुरू होती है और दक्षिण में अंतालिया तक। मतलब दिल्ली से अंतालिया तक की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो तो आती है दहली क्रम की शैलों के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद अंतालिया से दक्षिण की ओर जो बाकी बची हुई है वो आती है अरावली क्रम की शैलों में। ये बात दो समझ में आ गई कि अरावली क्रम की शैल में तो कहाँ से कहाँ तक है? अंतालिया से, और जो बची हुई है दक्षिणी की ओर वो आती है अरावली क्रम की श्रृंखला में, ठीक है, अरावली क्रम की शैल में। और जो उत्तर में दिल्ली से और अंतालिया तक जो थी वो आती है दहली क्रम की शैलों में। ओके। अब जो अंतालिया से दक्षिणी की ओर जो बची हुई है अरावली क्रम की शैल, उसको हम बोलते हैं दक्षिणी अरावली, या फिर यूं कहें कि दक्षिणी अरावली का निर्माण कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है अंतालिया से दक्षिण की ओर जो अरावली क्रम की शैल है उससे निर्माण होता है दक्षिणी अरावली का। ये लाइन आप ध्यान रखना, ठीक है, कि अंतालिया से दक्षिण की ओर अरावली क्रम की शैल जो है वो निर्माण करती है दक्षिणी अरावली का। ओके। अरावली श्रेणी की मुख्य वलन रेखा उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर दहली संरचना के समांतर चलती है और गोगुंदा के दक्षिण में ये पंखाकार हो जाती है, ठीक है। अरावली की जो बिखरी हुई है अरावली, ठीक है, जो लाइन है, ठीक है, वो उत्तर में दक्षिण पश्चिम की ओर, सॉरी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ये हमने दिशा देखी थी, और दहली संरचना के समांतर है ये, ठीक है। तथा गोगुंदा के दक्षिण में जाकर ये पंखाकार, पंख मतलब पंख के आकार में वलन हो जाती है। ओके। इसके अंदर अनेक भ्रंश भी हैं जिनको आप फॉल्ट बोलते हैं, जैसे ये अरावली हो गई, फिर ये गैप हो गया बीच में, फिर दोबारा अरावली स्टार्ट हो गई, तो कुछ इस तरीके से फॉल्ट भी है इनमें, ठीक है, इस तरीके से गैप। तो ये गैप है क्या, ठीक है, और कौन कौन से है ये एक बार देखते हैं। एक मिनट को,
ये स्केल, सॉरी इरेजर, हाँ ये इरेजर मैं एक मिटा देता हूँ एक बार। हाँ तो अब चलते हैं। देखो अनेक भ्रंश, ठीक है। तो पूर्व में दहली, प्री दहली बाउंड्री फॉल्ट, ये पूर्व दिशा में जो फॉल्ट है उसको बोलते हैं दहली प्री दहली बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, जिसे हेरोन ने थ्रस्ट भी कहा है। जो हेरोन जोग्राफिकल था, ठीक है, भूगोलवेद था हेरोन नाम से, उसने इन फॉल्ट को क्या कहा है भाई, थ्रस्ट, ठीक है। तो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में वृहत सीमा भ्रंश है, ठीक है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जो है वो किधर है, राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में, ओके। जो कि चित्तौड़ के बेंगू से स्टार्ट होता है, उत्तरी कोटा में पूरी तरह दिखाई देता है, और तथा सवाई माधोपुर धौलपुर में दृष्टिगत होता है। मतलब यूं कहें कि द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ कहाँ पर है, तो चित्तौड़ के बेंगू, उत्तरी कोटा और सवाई माधोपुर तथा धौलपुर में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली कि हेरोन ने क्या कहा था, इसको थ्रस्ट कहा था, ओके। अब देखो अरावली का विभाजन करते हैं हम। तो अरावली मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। पहला है सांबर सिरोही पर्वतमाला और दूसरा है सांबर खेतड़ी पर्वतमाला, तथा इसमें 3 कटक भी शामिल है, ओके, इसको आप ध्यान रखना। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो वो यहाँ से आएगा कि अरावली को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, ओके। तो देखो उच्चावच के आधार पर अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर पूर्वी अरावली, जिसको हम उत्तरी अरावली भी बोलते हैं। दूसरा है मध्य अरावली, ठीक है। तीसरा है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश व भौराट का पठार, तथा दूसरा आबू पर्वत खंड के अंदर। तो हम आज एक एक को कवर करेंगे। तो पहला है हमारा उत्तरी अरावली या फिर उत्तर पूर्वी अरावली, ठीक है। उच्चावच के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला करेंगे हम कवर उत्तरी अरावली को, ठीक है। इसका अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति क्या है, तो देखो 26 डिग्री 55 मिनट से 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश पे तो कितना डिग्री हो गया, 26 डिग्री 55 मिनट से 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है। तथा देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 55 मिनट से 73 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में उत्तरी अरावली स्थित है, ओके। जिले कौन कौन से इसके अंदर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दूदू, दौसा, सीकर, नीमका थाना, दक्षिण पूर्वी झुंझुनू तथा पूर्वी डिडवाना कुचामन, ये जिले हो गए जो उत्तरी अरावली के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय विस्तार की इसकी बात करें तो देखो सांबर झील से उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा की सीमा तक इसका विस्तार है। उत्तरी अरावली जो है वो सांबर झील से शुरू होती है और उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक चलती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो सांबर गैप के पश्चात अरावली की श्रेणियाँ, जो हमने गैप देखे थे ना, तो उनमें सांबर गैप के पश्चात अरावली की श्रेणियाँ कौन कौन सी है, देखो उत्तर पूर्व की जो श्रेणी है उसको तो बोलते हैं पलखेत व खेतड़ी, ठीक है। एक तो ये श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी है शेखावाटी, ये है उत्तर पूर्व की श्रेणी, सॉरी उत्तर पश्चिम की श्रेणी है जिसको हम शेखावाटी श्रेणी कहते हैं। और तीसरी है शेखावाटी के पूर्व की श्रेणी जिसको हम तोरावाटी कहते हैं। तो 3 श्रेणियाँ हो गई सांबर गैप के पश्चात। पहली है पलखेत व खेतड़ी, दूसरी है शेखावाटी और तीसरी है तोरावाटी, ठीक है। पलखेत खेतड़ी को बोलते हैं उत्तर पूर्व की श्रेणी, शेखावाटी को बोलते हैं उत्तर पश्चिम की श्रेणी और तोरावाटी को बोलते हैं शेखावाटी के पूर्व की श्रेणियाँ, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल है, तो पहली है शेखावाटी, तोरावाटी, जयपुर व अलवर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये वो श्रेणियाँ हैं जो उत्तरी अरावली के अंदर शामिल है, ठीक है। तोरावाटी व अलवर की श्रेणी समांतर क्रम की पहाड़ी है, मतलब तोरावाटी और अलवर की जो श्रेणी है वो एक दूसरे के समांतर चलती है इस तरीके से, ओके। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंदर, बाणगंगा, धुंधे और बांडी, जो कि तीनों के तीनों बनास की सहायक नदियां हैं, ओके। औसत ऊंचाई की बात करें उत्तरी अरावली की तो वो है 450 मीटर तथा सामान्य ऊंचाई है 450 से 700 मीटर के अंदर। औसत तो हो गई 450 और सामान्य है 450 से
700 के बीच में, ठीक है। देखो, दहली क्रम की जो क्वार्टजाइट सेल है उनसे निर्मित अरावली श्रेणियां कौन कौन सी है, तो वो है लंबवत व समांतर, ठीक है, तथा मुलायम फार्टलाइट सेल से निर्मित श्रेणियां है घाटियां पाई जाती है। देखो दहली क्रम की जो क्वार्टजाइट सेलों से निर्मित अरावली श्रेणियां है वो लंबवत व समांतर तथा मुलायम फार्टलाइट सेल से निर्मित श्रेणियां हैं। ये बात समझ में आ गई कि जो दहली क्रम की क्वार्टजाइट सेलों से निर्मित अरावली श्रेणी है ना वो लंबवत तथा समांतर है और मुलायम फार्टलाइट सेल से निर्मित श्रेणी घाटियां हैं। ये बात आप ध्यान रखना। अगर दहली क्रम से संबंधित आपसे स्टेटमेंट के तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि दहली क्रम की क्वार्टजाइट सेलों से संबंधित अरावली श्रेणियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको कुछ कथन दे देगा। उनमें से इनमें ये भी देगा कि लंबवत व समांतर मुलायम फार्टलाइट सेल से निर्मित। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन आजकल इसी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियों वालों भाग के अंतर्गत सीकर की हर्षनाथ, श्री माधोपुर तथा रिंगस आदि पहाड़ियाँ आती हैं। मतलब शेखावाटी जो हमने देखा था अरावली की श्रेणियों में, एक तो तोरावाटी था, एक शेखावाटी था और एक और था, ठीक है। तो शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ वाला भाग है उसके अंतर्गत सीकर की हर्षनाथ पहाड़ी आती है, श्री माधोपुर आती है और रिंगस की पहाड़ियाँ आती है। ओके, इस भाग की सबसे लंबी श्रेणी मतलब उत्तरी अरावली की सबसे लंबी श्रेणी सांभर जो कि जयपुर में है, तो सांभर से तो प्रारंभ होती है और सिंघाना झुंझुनू तक जाती है। मतलब उत्तरी अरावली की जो सबसे लंबी श्रेणी है अरावली की वो सांभर से प्रारंभ होकर सिंघाना झुंझुनू तक जाती है। ओके, अन्य छोटी पहाड़ियाँ इस अरावली पर्वतमाला की जो छोटी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत वो है पुराना घाट, नाहरगढ़, शाकंभरी, नाहरगढ़ जो जयपुर में है, ठीक है, शाकंभरी माता, आडा डूंगर, खाटू पहाड़ी, राहोड़ी, तोरावाटी हो गया, भानगढ़, सिरावास और बिलाली। ओके, अब देखो उत्तरी अरावली की हम प्रमुख चोटियों की बात करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और हम घटते क्रम में देखेंगे कि फिर उत्तरी अरावली की सबसे छोटी या फिर यूं कहिए कि सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला कौन सी है। ओके, तो देखो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1055, ठीक है। दूसरे नंबर पर है मालखेत। मैं इस तरीके से क्रम में बोलता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे क्रम में बोलूँ वैसे लिखना है। इस सारणी में थोड़ा मिस्टेक है तो उसको मत लिखना, जैसे मैं बोलता हूँ क्रम में वैसे वैसे आप लिखते जाना, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से। तो पहली है रघुनाथगढ़, ठीक है, सीकर में 1055। दूसरी है मालखेत, सीकर में 1052, ठीक है, ये इनकी ऊंचाई हो गई मीटर के अंदर, ठीक है। तीसरी है लोहारगल जो कि नीम का थाना में 1051, ठीक है। चौथी है भौजगढ़ जो कि नीम का थाना में 997 मीटर, ठीक है। मैं फटाफट बोलते जाता हूँ, एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है। खो है जो कि जयपुर में 920, बहराज अलवर 792, बरवाड़ा जयपुर के अंदर 786, बाबाई झुंझुनू के अंदर 780, बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर 775, ठीक है। मनोहरपुरा जयपुर के अंदर 747, बैराठ कोटपुतली बहरोड के अंदर 704, सरिस्का अलवर के अंदर 677, ठीक है। सिरावास अलवर के अंदर 651, भानगढ़ अलवर के अंदर जो कि 649 है, जयगढ़ जयपुर के अंदर 648, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर 599 मीटर, अलवर का किला बालागढ़ में 597 मीटर। ये बात समझ में आ गई। ये वो पहाड़ियाँ हैं जो कि उत्तरी अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर आती है, और मैंने इनके जो सबसे ऊंची चोटी है उससे लेकर सबसे ऊंचाई में नीची चोटी है उसका क्रम बता दिया है, आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। मतलब क्रम से भी पूछता है ना ऊंचाई में कि कौन सी पहाड़ी, इनका क्रम बताइए कि कौन सी सबसे ऊंची और कौन सी सबसे नीची है, ठीक है। तो ऊंचाई के हिसाब से भी घटते हुए क्रम में, घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते क्रम में इस तरीके से पूछता है। तो आप लोग इनको जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे कॉपी कर लेना है। ओके,
ट्रिक आप खुद से बना लेना, मैंने पहले भी बताया था ट्रिक मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप जब खुद से ट्रिक बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें तो आधी पहाड़ियाँ तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ की खुद से कोशिश करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। रातों में जाके पहले रफ नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद में फिर दोबारा साफ़ सुथरे नोट्स बनाता हूँ, फिर पीडीएफ बनाता हूँ। तो देखो मेरी भी कुछ मेहनत है, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ कि भैया ने मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर करना है, ओके। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कल कवर करेंगे। जय हिंद।